हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे इस वीडियो से। और आज के वीडियो में हम लोग 6 और 7 फरवरी दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर मिल जाती है। तो अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम इंजन एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो आप इसे डाउनलोड करके डेली की करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ कर लिया करिए वहां से डाउनलोड। डेली की जो करंट अफेयर पीडीएफ होती है उसकी खास बात यह है कि केवल आज की ही न्यूज नहीं, आगे पीछे के जितने भी उससे रिलेटेड न्यूज होते हैं वो सब आपको टेबुलर फॉर्मेट में वहां पर मिल जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन बात करेंगे पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसकी। पिछले वीडियो में मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि इनमें से ये कौन सा वेद है जिसमें ब्रह्मा को पुजारी का पद दिया गया है, प्रीस्ट का पद दिया गया है। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है, ये है अथर्ववेद। और अथर्ववेद से और क्या क्या चीजें मिली हुई हैं हमें। अथर्ववेद से मैजिक ट्रिक्स के बारे में हमें पता लगता है, जादू वगैरह के बारे में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेदा का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदा के बारे में भी अथर्ववेद से ही पता लगता है। यजुर्वेद से हमें पोएट्रीज के बारे में पता लगता है, कविताओं के बारे में। सामवेद से हमें पता लगता है म्यूजिक के बारे में, संगीत। तो ऐसे ध्यान रखना बड़ा आसान है। ए फॉर आयुर्वेदा, ए फॉर अथर्ववेद। उसी तरीके से एस फॉर सामवेद, एस फॉर संगीत मतलब म्यूजिक। एस फॉर स्वयंवर भी होता है, तो स्वयंवर के भी बारे में सामवेद से ही पता लगता है। और ऋग्वेद से हमें मंत्रों के बारे में पता लगता है, मंत्रोच्चारण जैसे कि गायत्री मंत्र वगैरह, ये सब हमें ऋग्वेद से ही मिले हुए हैं। ऋग्वेद इन सब में ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वेदों में भगवान शिव को किस नाम से जाना गया है। तो वेदों में भगवान शिव को शिव नाम से नहीं, उनको रुद्र नाम से जाना गया है। किस नाम से? रुद्र नाम से। वेदों में कौन से देवता का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इंद्र देवता का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है। अब चलिए शुरू करते हैं, करंट अफेयर दोनों दिन के एक साथ करते हैं आज। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके साथ पतंजलि फूड लिमिटेड ने एक पैक्ट साइन किया है, और ये इस राज्य के अंदर पाल्म ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, पाल्म ऑयल को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ताड़ का तेल। क्या बोलते हैं? ताड़ का तेल। इसका उत्पादन करेंगे इस राज्य में। तो पतंजलि ने अभी हाल ही में नागालैंड सरकार के साथ ये पैक्ट साइन किया है। नागालैंड के अंदर किसानों को पतंजलि के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, और इससे नागालैंड के जो किसान हैं वो सशक्त होंगे और पाल्म ऑयल का उत्पादन वहां पर करेंगे। नागालैंड में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है डॉक्टर जगदीश मुखी। पतंजलि की अगर बात करें तो वैसे तो आप सभी को पता है ये बाबा रामदेव की कंपनी है। ये वन ऑफ फाउंडर में से एक है उनके, और इस कंपनी की स्थापना 2006 में करी गई थी। पतंजलि का पहले हेडक्वार्टर हरिद्वार हुआ करता था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और पतंजलि के जो सीईओ हैं इस टाइम पे, ये हैं आचार्य आचार्य बालकृष्ण। क्या नाम है? आचार्य बालकृष्ण। और सिक्किम में मुख्यमंत्री हैं पी एस तमांग। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू हैं मुख्यमंत्री इस टाइम पे। हिमाचल प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री हैं, जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। नागालैंड की जब भी बात आती है तो यहाँ से फोक डांस और फेस्टिवल में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ के मुख्य त्योहार जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, हॉर्न बिल फेस्टिवल, ये यहीं पर मनाया जाता है। इसके अलावा एक यहाँ का फेस्टिवल है जो इसको बोलते हैं ओलेंग फेस्टिवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ के जो डांसेस हैं उनमें से एक मुख्य डांस है बम्बू डांस। अंग्रेजी वाले इसको बैम्बो डांस बोलते हैं, बट हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम लोग इसको बम्बू नाच भी बोलते हैं। इसके अलावा रंगमा नाच यहाँ का फेमस है। इसके अलावा नागा डांस भी यहाँ का फेमस है। तो ये सब डांसेस हैं जो कि फेमस है। सबसे ज्यादा तो हॉर्न बिल के ही बारे में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है भारतीय जिन्होंने अभी हाल ही में इनके समकक्ष अमरीकी जेक सुलिवन के साथ मिलकर इंडिया यूएस इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ब्रिज, जिसको आईसीटी के नाम से जाना जा रहा है। तो ये हैं भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब। और अजीत डोवाल ने हाल ही में अमेरिकन एम्बेसडर जेक सुलिवन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। अब सवाल ये उठता है, आईसीटी का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, आईसीटी जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी,
इसका मतलब ये है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसी सहमति से आगे कार्य करेंगे। और कौन से क्षेत्रों में करेंगे? तो 2 क्षेत्रों में। एक तो डिफेंस के क्षेत्र में, दोनों एक-दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और दूसरा व्यापार को बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। ये पैक्ट डायरेक्ट नहीं हो गया है। पिछले साल मई के महीने में जे बिडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था, उसको अब जाकर प्रोसीड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुवैत में एक शहर है जिसका नाम है अल ज़हरा। क्या नाम है? अल ज़हरा। वहां पर अभी हाल ही में आईटीएफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? वर्थ $25,000। तो इसका फाइनल इस बार जीता है प्रजनेश गुणेश्वर ने। किसने? प्रजनेश गुणेश्वर। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? भारतीय खिलाड़ी हैं ऑफ कोर्स। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया है उस खिलाड़ी का नाम है कुमोयूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुमोयूं सुल्तानोव। सुल्तानोव। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनको प्रजनेश ने हराया है। पिछले 5 साल में अगर देखें तो प्रजनेश ने कोई भी बड़ा टाइटल टेनिस टूर्नामेंट में नहीं जीता था। पिछले 5 सालों में ये इनका सबसे बड़ा टाइटल है। हालांकि अगर बात करी जाए तो 2018 में इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट वर्थ $1.5 लाख के भी जीते हुए हैं। तो ये इन्होंने $25 वर्थ का आईटीएफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, लॉ और जस्टिस मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई है। ये जो कमेटी है ये बनाई गई है मीडिएशन बिल एक्ट 2021 के अंतर्गत। मतलब कहने का एक ऐसी कमेटी बनाई गई है लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय के द्वारा, जिसका मेन काम होगा मध्यस्थता करना। मध्यस्थता का मतलब जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको सॉर्ट आउट करना इस कमेटी का काम होगा। तो इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? ये है सीनियर ब्यूरोक्रेट पीके मल्होत्रा। ये इसके चेयरपर्सन आप बोल सकते हो, ये हेड बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये इसके हेड होंगे और इनका मेन काम क्या होगा? भारत में स्टॉक मार्केट या शेयर होल्डिंग से जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका निवारण करना। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि अभी हाल ही में भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रोसेस कर लिया है? देखो पहले इसकी कहानी को समझो। डिजिटल करेंसी का तो आप मतलब समझते ही हो, ठीक है? और आरबीआई का जोर है लगातार कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है। लेकिन केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाने से ही बात नहीं बनेगी। दुनिया अब डिजिटल करेंसी की तरफ मूव कर रही है। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया और आज की डेट में तो कितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि आपको डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। तो अब आरबीआई ये चाहता है कि आगे चल के हम डिजिटल करेंसी ही पूरे खुदरा मूल्य पर भी ले आए। मतलब कहने का, जैसे आज की डेट में आप पेटीएम या गूगल पे ये सब आप करते हो ना, भारत पे ये सब आप यूज करते हो जनरली सब्जी खरीदने के लिए या कोई वस्तु खरीदने के लिए छोटी से छोटी। तो वैसे ही आरबीआई चाहती है कि इस तरीके की डिजिटल करेंसी भी बाजार में आगे चले। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 बैंकों को चुना है पायलट प्रोजेक्ट के लिए। आरबीआई ने कहा है इन 8 बैंकों को कि आप इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च करो। तो भारत में उनमें से 8 कंपनियों में से एक कंपनी है सीसी एवेन्यू, जिसने इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। पहली ऐसी ये कंपनी बन गई है भारत में जिसने सीबीडीसी को प्रोसेस करके देखा है। और इन्होंने जो इसके तहत अपना पहला ट्रांजैक्शन किया है, ये कौन से बैंक की मदद से किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मदद से किया है इन्होंने। और अगर बात करें सीसी एवेन्यू की, तो ये सब्सिडरी है किसकी? इन्फीबीम की। और इसकी स्थापना 2007 में करी गई थी। ये अहमदाबाद की कंपनी है और इसके इस टाइम पे सीईओ हैं विशाल मेहता। कौन है? विशाल मेहता। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रिपोर्ट। देखिए है क्या, अभी हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है मैरकॉम इंडिया रिसर्च। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि पूरा भारत में जो सोलर मॉड्यूल है वो 95 गीगावाट का कौन से साल तक हो जाएगा। मतलब पूरे भारत भर में इतने सारे सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो 95 गीगावाट की कब तक हो जाएगी? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक हमारी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी। और भारत लगातार कार्यरत है
सोलर एनर्जीज पर काम करने के लिए आप देख ही रहे हो, लगभग हर एक राज्य के अंदर काम चल रहा है सोलर एनर्जीज को लेकर। अभी पिछले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 2 बड़े सोलर पावर प्लांट एमपी के अंदर लॉन्च किए गए हैं, वो भी फ्लोटिंग बेसिस पर। मतलब कहने का ये कि नदियों के ऊपर लॉन्च किया गया है इनको। अभी कुछ टाइम पहले मुंबई के भी किनारे पर लॉन्च किया गया था इसको। तो इस तरीके से बहुत सारे राज्य हैं जो कि लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के डेटा के आधार पर डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स जो है, ये सितंबर के महीने में कितना इंक्रीज हो गया था? जबकि 2022 मार्च में अगर देखें तो 349.30% था। तो ये बढ़कर कितना हो गया था? ये हो गया था 377.46। और ये जो डेटा है, जो जिसको डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ये साल में 2 बार आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। एक तो जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद कौन सा मंथ होता है? सितंबर। फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल में शुरू होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने, ये 6 महीने की रिपोर्ट सितंबर में दी जाती है और उसके बाद बाकी के 6 महीने की रिपोर्ट उधर मार्च में दी जाती है। और फिलहाल अगर देखें तो 2022 का तो डेटा आपके सामने है। 2021 में भी लगातार ये बढ़ा है। 2021 में सितंबर के महीने में अगर बात करें, ठीक है, तो ये था 270.59। और अगर मार्च के महीने में फिर बात करें उधर, तो ये मान लीजिए उधर था 304.06। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, 1934 एक्ट के तहत। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनके बारे में इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बट पहले जान लेते हैं खबर क्या है। इनका नाम है शांति भूषण जी। तो ये यूनियन मिनिस्टर कौन से मंत्रालय में रह चुके हैं? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये 1977 से लेकर 79 तक यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रह चुके हैं। 1977 में पहली बार ऐसा हुआ था आजादी के बाद, जब कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इलेक्शन हुए और कांग्रेस इस बार हार गई। लोगों ने जनता दल पार्टी को चुना और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ही इनको राज्यसभा से चुनकर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया था। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है। जनता दल की तरफ से ये यूनियन मिनिस्टर थे, लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले आजादी की लड़ाई में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर रखा था। उससे पहले ये कांग्रेस के नेता रह चुके थे और आजादी के बाद भी ये काफी टाइम तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे। अब इतना ही नहीं, उसके बाद 1980 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी। फिर 1986 में इन्होंने रिजाइन कर दिया बीजेपी से। और 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी, तो उसके भी फाउंडिंग मेंबर में से एक थे ये। तो आप ये समझ लो, ऐसी राजनीतिक पर्सनालिटी आजकल कहाँ मिलती हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो कि कांग्रेस में भी रह चुके थे, जनता दल में भी रह चुके थे, बीजेपी में भी रह चुके थे और आम आदमी पार्टी में भी रह चुके थे। तो नाम क्या है? शांति भूषण जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और आपको पता है एक और बहुत बड़ा जो फैक्ट है, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो उस टाइम पे जो मेन मुद्दा था वो इंदिरा गांधी और राजनारायण जी के बीच में था। तो राजनारायण की तरफ से इन्होंने ही केस लड़ा था उनका, हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण चला था ना, तो उसमें राजनारायण जी को रिप्रेजेंट इन्होंने ही किया था। उस टाइम पर ये कांग्रेस के खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम नई दिल्ली के अंदर 120 स्टार्टअप्स इनोवेटर्स की लिस्ट जारी करी है? तो ये कंपनी है मेटा। तो मेटा चाहती है कि आने वाले टाइम में भारत में जो स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उसमें ये 120 स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स हिस्सा ले। मेटा फेसबुक की सब्सिडरी है। इसकी स्थापना 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। विप्रो भारतीय कंपनी है, टीसीएस भी भारतीय कंपनी है, एचसीएल भी भारतीय कंपनी है। विप्रो की स्थापना 1945 में करी गई थी, ये सबसे पुरानी है इनमें से। और एचसीएल की स्थापना 1991 में करी गई है, ये इनमें से सबसे नई कंपनी है इन तीनों में से।
और टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत अभी एक डेटा जारी किया गया है। इस डेटा में बताया गया है कि पिछले 4 महीनों में भारत में बेरोजगारी दर जो है, ये सबसे निचले स्तर पर आई है, जनवरी के महीने में। तो ये कितने परसेंट पर आई है? ये 7.14% तक आ गई है कम। अब अगर बात करें कि पिछले 4 महीने की बात हो रही है, तो अक्टूबर में कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर में थी 7.92%। और उसके बाद ये नवंबर में कितनी थी? तो नवंबर में आपको ध्यान रखना है, ये थी करीब नवंबर में 8.03%। और उसके बाद ये दिसंबर में थोड़ा-सा उल्टा हुई, 8.30% हो गई। और अब आप देखो, ये जनवरी में 7.14% आ गई है। तो इसी वजह से पिछले 4 महीने में बेरोज़गारी दर भारत में अपने सबसे निचले स्तर पर आई है, कम हो गई है मतलब बेरोज़गारी। अब इस रिपोर्ट के तहत कुछ और चीज़ें सामने आई हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी कहाँ पर है? तो नंबर 1 पे है जम्मू-कश्मीर, नंबर 2 पे हरियाणा है, हरियाणा में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। जम्मू-कश्मीर में 21.8% है और हरियाणा में 21.7% है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और तीसरे नंबर पे है राजस्थान, राजस्थान में 21.1% है। आपको जानकर अचंभा होगा, पूरे भारत में सबसे कम बेरोज़गारी कहाँ पर है? तो इस रिपोर्ट के तहत छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहाँ पर सबसे कम बेरोज़गारी है, 0.5% मतलब 1% से भी कम। और दिल्ली हमेशा फ़ोकस पे रहता है, तो दिल्ली का आपको ध्यान रखना है, 16.75% दिल्ली में है बेरोज़गारी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन-सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में अपने फर्स्ट फेज़ का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल पे आप बोल सकते हो, इसको लॉन्च कर दिया है? तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी उसी सवाल से ही जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ना, आरबीआई ने 8 कंपनियों को चुना है या बैंकों को चुना है, जो कि सीबीडीसी को रोबोटिक फॉर्म में या आप बोल सकते हो पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर लॉन्च करेंगे और उसके बाद इनके रिजल्ट देखे जाएँगे, तब आरबीआई आगे देखेगा कि कैसे काम करना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपना इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। अब इसको टेस्टिंग करी जाएगी, तब पता लगेगा कि इसके रिजल्ट्स क्या है। क्या हम अपने बाज़ार में डिजिटल करेंसी को लागू कर सकते हैं, मतलब ई-रुपया? अगर ऐसा हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हार्ड करेंसी है, इसका प्रावधान ही नहीं रहेगा। ये हार्ड करेंसी पूरे तरीके से बंद हो जाएगी। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और कोटक महिंद्रा के अभी कुछ टाइम पहले एक बार फिर से सीईओ बना दिए गए हैं, उदय कोटक। कौन? उदय कोटक। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बैंगलोर है, पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। जरा आप कल्पना करके देखिए, भारत में एक ऐसे बाजार की कि जहां पर एक भी नोट ना चले और एक भी सिक्का ना चले। आप समझ सकते हो ऐसा बाजार, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो। तो वैसे अभी ये चीज़ अचीव करना काफ़ी दूर है, बट हाँ, इस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे इस पे बहुत तेज़ी से काम किया गया है। आप समझ ही सकते हो, ये गवर्नमेंट 2014 से ही फाइनेंस के मामले में काफ़ी एग्रेसिव है। डिमोनेटाइज़ेशन, और सबसे पहले डिमोनेटाइज़ेशन भले ही फेल हो गया, लेकिन जन-धन योजना के अंतर्गत आपने देखा 14.5 करोड़ अकाउंट पहले ही फ़ेज़ में खोल दिए गए थे। अभी ये अकाउंट 50 करोड़ के आस-पास हो गए हैं। तो आप ये समझ लो कि इस पॉलिसी को लॉन्च करने में भी गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव रहेगी और एसएपी इसको लाने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिल्ली में एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है, व्हाट्सएप चैटबॉट, ठीक है? और ये चैटबॉट इसलिए लॉन्च किया गया है कि ये आपको बच्चों के बारे में जानकारी देगा, चाइल्ड राइट्स के बारे में जानकारी देगा कि बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा कैसे आप ले सकते हो। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे को सरकार की तरफ से कोई मदद चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके माता-पिता नहीं है अब इस दुनिया में, तो उस बच्चे की टेक केयर कैसे हो सकती है, कहाँ उसे भर्ती कराया जाए, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैटबॉट से आपको मिल जाएगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाल मित्र। और इसको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक और फैक्ट आपको इसका, वैसे मैं नंबर बता देता हूँ, शायद किसी के काम आ जाए। 9311551393, ये वो व्हाट्सएप नंबर है। और दिल्ली में अभी कुछ टाइम पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन है? ये हैं विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना।
इन्होंने पिछले ही साल अनिल बैजल को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग फ्रॉम 7 to 9 फरवरी 2023 एज अ पार्ट ऑफ G20। कहने का मतलब यह है कि 7 फरवरी से, मतलब आज से 9 फरवरी तक G20 की पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां पर आयोजित करी जा रही है। इसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। कहां पर? गुजरात में। वैसे मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है पीडीएफ में, और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी। ध्यान रखिएगा कौन सी मीटिंग कहाँ हो रही है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। ये 19 देशों का और साथ में यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। अब ये जो फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित करी जा रही है, इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा किया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य ये होगा, भारत में पर्यटन को बढ़ाना। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो दूसरे देश हैं वो भी अपने अपने प्रयास करेंगे। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक गांव है इस्लाम नगर, इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? ये है मध्य प्रदेश सरकार। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। और दरअसल इस्लाम नगर एक गांव है जो कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, इससे करीब 10 से 12 किलोमीटर केवल दूर है। तो अब इस्लामपुर का नाम बदल के जगदीशपुर कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इनके पास जो दस्तावेज हैं उसमें ये चीज वेरीफाइड है कि 1724 में एक अफगानी सोल्जर था, या आप बोल सकते हो शासक था, जो कि यहाँ पर आके रुका और जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। उसने भोपाल को अपने शासन की जगह बनाया और भोपाल से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर ये गांव था या जगह थी, आप बोल सकते हो, जिसका नाम है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर का नाम बदलकर आज से करीब 310 साल पहले इस्लाम नगर रखा था उसने। इस्लाम नगर। तो ये चीज कोट कर रही है एमपी गवर्नमेंट, और इस वजह से एमपी गवर्नमेंट ने इसका नाम एक बार फिर से जगदीशपुर कर दिया। और इस टाइम पे गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? ये हैं मांगू भाई पटेल। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। और महाराष्ट्र में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ जी शिंदे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में आईएसए ज्वाइन कर लिया है, इंटरनेशनल सोलर अलियांस। आईएसए को ज्वाइन करने का मतलब है कि एक तरीके से भारत से हाथ मिलाया है, क्योंकि आईएसए की स्थापना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलियांस के तहत भारत का मेन उद्देश्य यह है कि पूरे दुनिया भर में भारत को वर्ल्ड लीडर बनाना है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसके लिए भारत सरकार, आप देख ही रहे हो, लगातार रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इनके तहत काम कर रही है। और लगातार एक एक करके देश जुड़ते चले जा रहे हैं आईएसए से। तो अभी हाल ही में ये है कॉन्गो। कॉन्गो का एक डेलीगेट भारत में आया और इन्होंने आईएसए ज्वाइन किया। और अभी कुछ टाइम पहले, मतलब करीब 5 से 6 महीने पहले, ये कौन सा देश है जिसने आईएसए ज्वाइन किया था? हंगरी। ये भी इसी तरीके से हुआ था। हंगरी का भी एक डेलीगेशन भारत में आया था, तो उन्होंने भी यहाँ पर आईएसए ज्वाइन किया, फिर गए यहाँ से। और कॉन्गो की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं किंशासा। क्या बोलते हैं? किंशासा। और कॉन्गो में इस टाइम पे करेंसी कौन सी चलती है? ये है फ्रैंक। आपको पता है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पे सरकार चल रही है सामा लुकोंदे की। सामा लुकोंदे। ठीक है। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। घाना की कैपिटल है अक्र। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया के कितने अमाउंट को मंजूरी दे दी है कि ये उसको इक्विटी में तब्दील कर दें? तो सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ को मंजूरी दे दी है कि ये इसको इक्विटी में बदल दें। आपको शायद नहीं आया होगा समझ, मैं मुद्दा समझाता हूं है क्या। वोडाफोन आइडिया जो है, ठीक है, इनको 16,133 करोड़ सरकार को ब्याज के रूप में देना था, पे करना था इंटरेस्ट के रूप में, और ये पे नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार ने क्या कहा, एक काम करिए, आप अगर ये पैसा हमें नहीं दे पा रहे हैं तो आप इतने के हमें स्टेक्स दे दीजिए, इक्विटी दे दीजिए आप अपनी कंपनी में। ठीक है। तो वोडाफोन ने 16,133 करोड़ अमाउंट का
शेयर दे दिया है भारत सरकार को अपनी कंपनी में। तो भारत सरकार अब से वोडाफोन के अंदर 33.14% की हिस्सेदारी रखेगी। मतलब आप ये समझ लो वोडाफोन में सरकार की हिस्सेदारी हो गई। अब ये पूरे तरीके से प्राइवेट संस्था नहीं रही है, इसमें भारत सरकार की भी हिस्सेदारी है। और वोडाफोन ने अपना पर शेयर 10 रुपए के हिसाब से बेचा है, सरकार को दे दिया है। और वोडाफोन तो आपको पता ही है ब्रिटिश कंपनी है, पहले इसका नाम हच हुआ करता था। और फिर ये भारत में आए, भारत में इनके सब्सक्राइबर बढ़े और फिर इन्होंने आइडिया को एक्वायर कर लिया, तब से ये वोडाफोन आइडिया कहलाता है या वीआई कहलाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, देखता हूं कितने लोग आंसर कर पाते हो। आज का सवाल मेरा ये है कि विक्रम वर्षी और साथ में एक दूसरी किताब है रघुवंशन, ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आपको तो पता ही है, मेंस की डेट आ गई है। 2 तारीख से 7 तारीख तक आपके मेंस के पेपर लगे हैं। इसके अलावा सीएचएसएल का भी आपका एग्जाम लगा हुआ है 9 से लेकर 21 मार्च तक। इस टाइम पर आपके पास मौका है चौका मारने का आखिरी मोमेंट पे। तो मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। आपके लिए ये बैच रामबाण है, इससे बेहतर इस टाइम पर आपके लिए कुछ भी नहीं है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर मैं इस बैच को करा रहा हूँ, 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। अमाउंट भी मैंने आपके लिए बहुत ही मार्जिनल रखा है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप एक एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास फाइनेंस की भी कमी है, तो भी आप इस बैच को बियर कर सकते हैं बहुत आसानी से आखिरी मोमेंट पे। तो इसमें जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसका फायदा ले रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रह जाएं। आपको पता है मेरा क्वेश्चन का एनालिसिस कैसा होता है, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को मिलता है। तो मौका मत छोड़िए, चौका मारिए, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज का फायदा आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ऐसा मौका भी अगले 4-5 साल तक मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल आज की बात यहीं तक। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। और जीएस जीके की मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी कल दे दी थी, अगर अभी तक नहीं देखा है तो वरुण अवस्थी चैनल पर देख लीजिए जाके।